सो नया चैप्टर कौन सा स्टार्ट हो रहा है अपना, ग्रेविटेशन। और बहुत ही बिंदास चैप्टर है, मस्त चैप्टर है। कॉन्सेप्ट्स इसके इतने इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं कि अगर आपने इस चैप्टर को यहाँ पर ध्यान दे दिया तो आपके 12th क्लास के 2 चैप्टर लगभग कंप्लीट हो जाएंगे। यानी कि जो चीज़ यहाँ पर मैं मास से रिलेट करूँगा वो चीज़ क्लास 12 के फर्स्ट चैप्टर में चार्ज से रिलेट करूँगा, और क्लास 12 के चैप्टर नंबर 5 में वही चीज़ मैं मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट से रिलेट करूँगा फिर। तो यानी कि हमारे पास ये चैप्टर इतने इंपॉर्टेंट है कि लगभग ढंग से करेंगे तो 3 चैप्टर कंप्लीट होने के चांसेस बन जाते हैं। लेकिन बात वही जो मैंने एक वर्ड पीछे बोला, ढंग से करेंगे। हम तो करेंगे, आपका पता नहीं। वेल स्टार्ट करते हैं ग्रेविटेशन से। तो फेमस कहानी, न्यूटन साहब वही बैठे थे है ना, और सेब गिर गया, जमीन खोदने लगे, ग्रेविटी बना दी। मजाक चल रहा था क्या कोई? कुछ भी ऐसा नहीं था। ये तो वो है जो आज तक हमें बताया जाता है या जो किताबों में कई जगह पर लिख दिया जाता है। बट ठीक है, न्यूटन साहब ने जो डिस्कवरी करी थी, क्या वो डिस्कवरी कुछ ऐसी थी सन और इन सबको जोड़ती थी, सन मून को अर्थ को? एक काम करते हैं, न्यूटन तो अंग्रेज वगैरह थे, जरा अपने हिंदुस्तान की जड़ों को खोदो, आर्यभट्ट बाबा को याद करो। आर्यभट्ट बहुत पहले से ही सेलेस्टियल बॉडीज के बारे में स्टडी करते थे और उन्होंने अपनी किताब आर्यभटिया में इन सब के बारे में डिस्क्रिप्शन बहुत पहले से दे रखा था। हाँ, कुछ चेंजेस हुए, कुछ इधर उधर हुए, वो बात सब अलग है, लेकिन काफ़ी पहले ही हिंदुस्तान की जड़ें बहुत मजबूत हैं। वो तो हम लोग आजकल वेस्टर्न हो रखे हैं ना थोड़े से, वरना मजबूत जड़ें तो हमारी थी। और कहने को तो अगर पुराने इतिहास में जाए तो हनुमान जी ने पहले ही बता दिया था, वो सूरज तक ऐसे ही पहुंच गए थे। मतलब अगर बात करें माइथोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हम तो पहले ही नाप चुके थे इन सब की। आज जिस में तुम खुश रहते हो, राइट ब्रदर्स के हवाई जहाज, पुष्पक विमान में तुम्हारे रावण जी आ गए थे। नारायण जी तो नारायण नारायण करते कहीं पहुंच जाते थे। तो कहने का मतलब दीज आर डिफरेंट थिंग। बट कमिंग बैक टू द पॉइंट कि सेलेस्टियल बॉडीज के बारे में न्यूटन साहब ने बात करी। हाँ, लेकिन सेलेस्टियल बॉडीज के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे ग्रेविटेशन जो वर्ड आया था बेटा, न्यूटन साहब को हम लेके आते हैं। कई जगह पर क्या होता है ना कि केपलर जो साइंटिस्ट थे, केपलर, मिस्टर केपलर, उनको जो ना काफी बाद में रखा जाता है। एंड अकॉर्डिंग टू मी ये थोड़ा सा गलत इसलिए बोल पाऊंगा कि अगर मैं ईयर वाइज चलूँ, जिस तरीके से डिस्कवरी हुई है, तो केपलर वॉज द फर्स्ट पर्सन। इवन केपलर से पहले भी हमारे पास टोलमेक, कोपरनिकस और ये सारे लोग आए। बट जो एक हमने मॉडल रखा जो हम लोग आज लेके चलते हैं स्टडी करने के लिए, कौन सा करते हैं? केपलर। और ये भी कहा जाता है कि केपलर का कंट्रीब्यूशन उनके साथ टैक्यो ब्राहे का था, है ना। तो उनके फॉर्मुलेशंस के साथ मिलकर जो है उन्होंने क्या दिया, हमारे पास कुछ लॉ दिया। ऑल दो सबसे लास्ट में फाइनलाइज ही बोला है कि लॉ हमारे किसके हैं? सारे केपलर्स के लॉ हैं। तो आप जो लॉ पढ़ेंगे आज, 3 लॉ के बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे, जो क्या होंगे? केपलर के लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। केपलर लॉ ऑफ ग्रेविटेशन नहीं बोलूंगा, केपलर प्लैनेटरी लॉ। तो केपलर के हमारे पास क्या आएंगे बेटा? आज सबसे पहले स्टार्ट कहां से करेंगे हम लोग? केपलर साहब से। और केपलर के बारे में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? इनके प्लैनेटरी लॉज। और इनके प्लैनेटरी लॉ कितने थे बेटा हमारे पास? 3 प्लैनेटरी लॉज आज हम लोग देखेंगे। ठीक है, समझ में आता है? 1609 में इन्होंने बताया था, 1619 में पब्लिश हो गए थे। ठीक है, एग्जैक्ट डेटा तो याद नहीं, बट हाँ जनरल जो लिखा रहता है वही है। सो कुल मिला के बात करते हैं, शुरुआत कैसे? पहले बेटा कई सारे मॉडल आए। उन मॉडल में से कुछ साइंटिस्ट ऐसे थे जो कहते थे कि अर्थ के अराउंड सब चीज घूमती है, और उस मॉडल का नाम था जियोसेंट्रिक मॉडल। क्या बोला गया? जियोसेंट्रिक मॉडल। लेकिन बाद में इससे डिस्कवरी हुई, देखा गया तो पता पड़ा कि अर्थ के अराउंड को सारी चीजें नहीं घूमती हैं भैया, अर्थ भी किसी के चक्कर लगा रही है। और वो बॉडी क्या थी? सन। और जियोसेंट्रिक मॉडल को वहां से चेंज करके इस मॉडल में दिया गया नाम हीलियोसेंट्रिक मॉडल। यानी कि हमारा मॉडल कहां पहुंच चुका है? जियोसेंट्रिक से हीलियोसेंट्रिक मॉडल। अब जब हम लोग हीलियोसेंट्रिक मॉडल पे गए तो हमारे पास बहुत सारे साइंटिस्ट थे जो कहते थे कि सर्कुलर ऑर्बिट है, ये है वो है। लेकिन केपलर ने मना किया था कि सर्कुलर नहीं है चीजें। जो चीजें हम लोग पढ़ रहे हैं ऑर्बिट वगैरह, ये सारी चीज कैसी है हमारे पास? एलिप्टिकल, नॉट सर्कुलर। एलिप्टिकल हमारे पास सर्कल का ही पार्ट मान लो, बट कुछ अलग फॉर्म होता है थोड़ा सा।
अब यहां पर उन्होंने बोला, एक पॉइंट ऐसे मैं ले लेता हूं कोई भी, ठीक है, कि आप लोगों के पास दो एक्सिस होते हैं एलिप्स के, ठीक है। एक एक्सिस ये होता है, इसको हम लोग पूरे को बोलते हैं मेजर एक्सिस। क्या बोलते हैं बेटा? मेजर एक्सिस। और एक एक्सिस ये होता है, इसको हम लोग बोलते हैं माइनर एक्सिस। क्या बोलते हैं बेटा इसको? माइनर एक्सिस। हाँ, किताबें में भैया ये बेसिकली ए और ए पॉइंट को ही दिया जाता है, इक्वल नहीं है बट लिखा रहता है ए और ए पॉइंट, और जनरली हम लोग ए और बी से रिप्रेजेंट करेंगे, तो ये वाला ए है, ये वाला पोर्शन बी है ऊपर वाला। किताबों में जनरली ए और ए से दिया जाता है, बट ये बिल्कुल इक्वल नहीं है, सेंटर पे नहीं है, ठीक है, क्योंकि अगर सेंटर पे रख दूंगा तो आगे जितनी भी डेरिवेशन है वो दिक्कतें करेंगे अभी हमारी, ठीक है। और ये जो माइनर एक्सिस है, अब इनके बीच वाला पॉइंट इसे कहेंगे सेमी मेजर एक्सिस। सिमिलरली वाला पॉइंट हमारे पास क्या रहेगा? सेमी माइनर एक्सिस। केपलर साहब का जो पहला लॉ था बेटा हमारे पास, लॉ ऑफ प्लैनेटरी मॉडल में फर्स्ट लॉ आता है, जिसे हम लोग कहते हैं फर्स्ट लॉ, द लॉ ऑफ ऑर्बिट्स, ठीक है। अब जो लॉ ऑफ ऑर्बिट्स था वो हमारे पास क्या कहता था और किस बारे में हमारे पास बात करता था, ये आपको पता रहना चाहिए, ठीक है। तो लॉ ऑफ ऑर्बिट ये था कि जितने भी हमारे पास प्लैनेट्स हैं ये सारे किस पाथ में घूमते हैं? इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमते हैं। अब इस इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमते समय हमारे पास कुछ चीजें आती हैं। उन्होंने कहा कि सन एक जगह पर फोकस है, सन एक जगह पर फोकस है, यानी कि इस इलिप्स के उन्होंने क्या बताया कि दो फोकस होते हैं। क्या बताया इन्होंने? इलिप्स के दो फोकस होते हैं, और एक फोकस उन्होंने ये वाला पोर्शन दे दिया और एक फोकस उन्होंने जो है ये वाला पोर्शन दे दिया, ठीक है। अब इस सेंटर से ये वाली जो दूरी बताई गई बेटा, ये इसेंट्रिक पॉइंट्स आपने अगर सुने होंगे इलिप्स में, तो इसेंट्रिक पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। ये दो हमारे पास फिक्स पॉइंट का हमने इसेंट्रिसिटी को डिफाइन करने के लिए दो पॉइंट ले लिए मैंने। ये दो पॉइंट मेरे पास क्या है? फिक्स पॉइंट। और इन दोनों पॉइंट में से एक जगह क्या होगा मेरे पास? सन होगा। तो लेट्स से मेरा सन यहां मान लो, यहां मान लो, मैंने यहां मान लिया अपना सन, जो कि इससे इसेंट्रिसिटी के लिए मैं यूज कर रहा हूं, ए डिस्टेंस की दूरी पर है। क्लियर है इतना? तो प्रॉब्लम तो नहीं है। अब हमारे पास बेटा दो पोजीशन होती हैं, दो पोजीशन होती हैं। एक होती है जो सन के उसी एक्सिस पे, जो सन के सबसे क्लोजेस्ट पोजीशन पर। क्या बोल रहा हूं? क्लोजेस्ट पोजीशन फ्रॉम सन, सूरज से सबसे जो क्लोजेस्ट पोजीशन है वो हमारे पास ये रही। और एक होती है इस सन से, यहां पे खाली रहेगा बेटा, ये तो बस इन दोनों फोकस में से एक फोकस पे सन होगा, ये बताने के लिए। तो क्लोजेस्ट पोजीशन फ्रॉम द सन एक जगह होगी, और दूसरा होगा इस सन से हमारे पास क्या होगी? ये फारदेस्ट पोजीशन फ्रॉम द सन। दूसरा हमारे पास क्या होगा? फारदेस्ट पोजीशन फ्रॉम सन। अब ये जो क्लोजेस्ट पोजीशन है, ध्यान सुनिएगा, यहां पर क्या होता है कि कई बार कहते हैं पेरिजी और एपोजी, नाम तो बताते हैं, फिर कहते हैं पेरिलियन और एपिलियन, दे टू आर कंप्लीट डिफरेंट। कुछ जगह पर कहते हैं कि पेरिजी और पेरिलियन सेम है, एपोजी और एपिलियन सेम है, नहीं, इन दो में छोटा सा अंतर है। अंतर क्या है समझिए, ये मैंने यहाँ पे सन को सेंटर माना है, यहाँ पर ये जो प्लेनेट है जो घूम रहा है वो सन के ऑर्बिट पे घूम रहा है। जब सन सेंटर होगा और प्लेनेट उस सन के ऑर्बिट पे घूमेगा तो उस क्लोजेस्ट पोजीशन को हम लोग कहते हैं पेरिलियन। LION या LEON वो चेक कर लेना, पेरिलियन। अगर सन फिक्स्ड है और सन के ऑर्बिट पे कोई चीज घूम रही है, उस पॉइंट को, क्लोजेस्ट पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे? पेरिलियन। और अगर फारदेस्ट पॉइंट सन के सेंटर से देखा जाएगा तो ये वाला पॉइंट मेरे पास क्या आएगा? एपिलियन। लेकिन कहानी उल्टी का मतलब कहानी दूसरी भी हो सकती है कि आपके पास यहाँ पे अर्थ सेंटर हो और अर्थ से, भाई अर्थ के आसपास तो मून रिवॉल्व करता है, कहानी वो भी तो हो सकती है भाई, मून भी इलेक्ट्रिकल पाथ पे रिवॉल्व करेगा। जब हमारे पास अर्थ सेंटर होता है बेटा और अर्थ के सेंटर पे कोई दूसरी चीज रिवॉल्व कर रही है, तो उस समय जो क्लोजेस्ट पोजीशन होगा उसको हम लोग बोलते हैं पेरिजी।
यानी कि अंतर किसका है यहाँ पे, सन और अर्थ का। सेम नहीं है, सेम नहीं है। हाँ मतलब अंतर ज्यादा कुछ नहीं पड़ेगा, क्वेश्चन में फर्क नहीं पड़ेगा, बट पता होना चाहिए सही चीज के। ठीक है, तो पेरिलियन हमारे पास क्या है, क्लोजेस्ट पोजीशन फ्रॉम सन, और एपिलियन क्या है, फारदेस्ट पोजीशन फ्रॉम सन। ऐसे ही पेरिजी क्या है, क्लोजेस्ट पोजीशन फ्रॉम अर्थ, सैटेलाइट होगा या मून होगा जो भी हमारे पास घूम रहा होगा उस ऑर्बिट पे, और एपोजी क्या है हमारे पास, फारदेस्ट पोजीशन फ्रॉम द। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास ये 2-3 चीजें आई थी, इसको मिटा दूं, समझ तो गई होगी। अच्छा, अब मैं आपसे कहता हूं कि हाँ जी बताइए बताइए। एपोजी, एपोजी, APO अर्थ वाले में फारदेस्ट वाला बेटा एपोजी, और वो पेरिजी। ठीक है, अब मैं आपसे कहता हूं कि सन से ये पोर्शन कितनी दूर है, डिस्टेंस पूछ लेते हैं। या फिर ये बोलते हैं कि अगर प्लेनेट यहाँ पे है एक बार एपोजी पे और एक बार यहाँ पर है, तो बताओ इसका रेशियो कितना आ रहा है, इसकी वेलोसिटी का रेशियो कितना आ रहा है प्लेनेट का। ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो उन्हीं को अब हम लोग जो है, प्लेनेटरी मॉडल तो यही था बस, भैया इलिप्टिकल पाथ में घूमता है, एक जगह यहाँ पे होती है पेरिजी पे, एक जगह एपोजी पे होता है, क्लोजेस्ट पोजीशन आई है, ये प्लेनेटरी मॉडल था सिंपल। अब इसमें जो क्वेश्चन पूछ जाते हैं ऐसे पूछ जाते हैं कि ये प्लेनेट यहाँ पे घूम रहा था, तो बताओ जब यहाँ पे घूम रहा था उसकी वेलोसिटी क्या थी, यहाँ पे पहुंचा तब उसकी वेलोसिटी क्या हुई। इस प्लेनेट तो वही है ना जो यहाँ पे घूम रहा है ना। तो देखिए बेटा होता क्या है कि अगर मैं इस वाली डिस्टेंस को निकालता हूं, मैं इस वाली डिस्टेंस, भाई सीधी सी बात है ना, एपोजी क्या है, सन से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस, सॉरी पेरोजी पेरिलियन। ठीक है, तो पेरिलियन निकालने के लिए मैं कह देता हूं लेट्स से दिस इज माय आर। तो जो आपके पास आर आएगा वो आप A माइनस AE कह सकते हैं। इसेंट्रिसिटी पॉइंट को जब आप A में से माइनस कर देंगे, A तो हमारे पास पूरे था ना सेमी मेजर एक्सिस, समझ पा रहे हैं, तो आपके पास यहाँ पे R इज इक्वल्स टू A माइनस AE आपके पास आ जाएगा। क्लियर है। अब यहां पर अगर आप करेंगे कि सन से ये पॉइंट कितनी दूर है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये, हाँ बिल्कुल, तो ये हमारे पास कितना आएगा, AE प्लस A आना चाहिए मुन्ना, AE प्लस A। क्लियर है, यहां तक किसी को कोई डाउट, सारी चीज क्लियर है। अब मैं आपसे कहता हूं कि अब आप इनका रेशियो भी निकाल सकते हैं, तो आपके पास रेशियो कितना हो जाएगा, R इज इक्वल्स टू A माइनस AE अपॉन AE प्लस A। ये आपके पास जो है एक छोटू सा पॉइंट आ जाता है। क्लियर है। अब मैं आपसे कहता हूं कि अगर प्लेनेट मेरा यहां पर था और एक बार यहां पर था, तो वेलोसिटी का रेशियो बताइए, यानी कि v1 अपॉन v2। अब आप लोगों को एक चीज पता है, जब मैंने एंगुलर मोमेंटम वाला कॉन्सेप्ट कराया था, कि अगर हमारे पास कोई प्लेनेट किसी सन के अराउंड ऐसे घूमता है तो उस पर लगने वाला टॉर्क क्या होता है, 0 होता है। और अगर टॉर्क 0 है तो RF साइन का 180 होने के 0 हुआ था। एंगुलर मोमेंटम क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। अगर एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट है, अब देखो इस पॉइंट पे पार्टिकल की वेलोसिटी इस तरफ, इस पॉइंट पे पार्टिकल की वेलोसिटी इस तरफ, इस पॉइंट पे एंगुलर मोमेंटम जो होगा, एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा, यानी कि मैं लिख सकता हूं L1 बराबर L2 हो जाएगा। बेटा समझ में आ रही है बातें। अब अगर L1 बराबर L2 हो जाएगा तो इस पॉइंट पे लगने वाला मोमेंटम M1 V1 R1 इज इक्वल्स टू M2 V2 R2। यहां तक किसी को कोई डाउट? इसी सी बात है, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रखना है मैंने, तो मैंने रख दिया M1 V1 R1 प्लस M2 V2 R2 इक्वल टू M2 V2 R2। राइट, परफेक्ट। अब मेरे को ये बताओ यार, M1 और M2 में अंतर आएगा क्या? अरे यार यही बॉडी आप घूम के जा रही है तो मास में क्या अंतर आएगा? अर्थ से अगर जा रही है तो अर्थ के मास मेरे हिसाब से तो M1 और M2 बराबर है। तो V1 बाई V2 का आपसे रेशियो पूछा था, इज इक्वल्स टू आपके पास क्या आएगा, R2 बाई R1। R2 बाई R2 हमारे पास क्या था, R2 ये वाला पोजीशन है सन से, ये थी ना R2 बेटा, तो ये वाली पोजीशन थी हमारे पास, क्या आई थी, AE प्लस A, यानी कि AE प्लस A अपॉन में A माइनस AE। ये जो है आपके पास एक छोटू सा रिलेशन आ जाता है V1 और V2 के बीच में। ठीक है, तो ये हमारे पास फर्स्ट लॉ से कुछ छोटे मोटे सवाल जो पूछे जाते हैं, इतना नोट कीजिए, फिर सेकंड लॉ पे चलते हैं। फर्स्ट लॉ क्या जो हमारे पास बेटा अगला लॉ आता है, वो कौन सा आता है, सेकंड लॉ, जिसका नाम क्या है, लॉ ऑफ एरिया। अब इसे एरिया क्यों बोला है भैया, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं एरिया का काम तो होने वाला है। जी हाँ, एरिया काम आएगा।
केपलर साहब ने कहा था कि एरियल वेलोसिटी किसी भी प्लेनेट की कांस्टेंट रहती है। अभी एरियल वेलोसिटी क्या है पहले इस चीज को समझ लेते हैं। एरियल वेलोसिटी क्या है बेटा? एरिया पर यूनिट टाइम, एरिया पर यूनिट टाइम। तो हमारे पास वो क्या आएगी उसकी एरियल वेलोसिटी। कहना क्या चाह रहा था? एक स्टेटमेंट तो इसकी अगर आप ये लिख के लाओगे एक नंबर में, अगर इसको पूछता है कि भैया सेकंड लॉ क्या कहता है, तो आप कह देना कि एरियल वेलोसिटी ऑफ द प्लैनेट रिमेन्स कांस्टेंट, तो आपको एक नंबर मिल जाएगा। लेकिन मतलब भी तो बताओ इसका। आसान भाषा में बता देते हैं। आसान भाषा में ये कहता है कि अगर कोई एक प्लैनेट है इक्वल टाइम में इक्वल एरिया स्वीप करता है, स्वीप मतलब झाड़ू लगाता है, वही ये झाड़ू से मतलब है बेसिकली। स्वीप का मतलब है कि अगर आपने एक प्लैनेट के लिए दो इक्वल टाइम लिए हैं तो उस समय पर उसने जो एरिया कवर किया हो क्या होगा? हमेशा इक्वल होगा। एग्जांपल के लिए समझाने के लिए देखो, यहां से आपने प्लैनेट लिया ये वाला और ये, यानी कि मान के चलो कुछ टाइम का आपने दे दिया कि भैया 1 घंटे में तू घूम, और आपने कह दिया कि 1 घंटे में आपका यहां से लेकर यहां पर पहुंचा। फिर आपने कोई दूसरा 1 घंटा नोट किया जिसमें आपका जो प्लैनेट था वो यहां से लेकर और यहां तक पहुंच गया। सपोज आपने कोई और एक और घंटा ले लिया जिसमें आपका प्लैनेट यहां से लेकर यहां तक पहुंच गया। पर वो एरिया तो कवर कर ही रहा है पहले मिनट। 1 मिनट, अगर आप इसका एरिया निकालोगे ये वाला, वो इक्वल पाओगे इसके और वो इक्वल पाओगे बेटा इसके। कहने का मतलब ये कि जब सेम टाइम पे आपका एरिया जो कवर करेगा वो क्या करेगा? ये इक्वल होगा। यानी कि एरियल वेलोसिटी से इसका जो मतलब है बेटा वो है कि dA ओवर dt ये मेरे पास क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। ठीक है, समझ में आया? ये तो लॉ कह रहा था। अभी तो मैं इसका जो है देखना पड़ेगा कि क्या है, सही है या नहीं है, ये वैलिड है, होगा भी या नहीं होगा। अभी देखते हैं कैसे है वैलिड। अच्छा, अगर ये बात कह रहा है dA अपॉन dt इज इक्वल टू कांस्टेंट, तो इस बात के कई सारे मतलब यहाँ पे आ रहे हैं। एरिया हर बार सेम आ रहा है, ऐसा कैसे पॉसिबल है? तो बेटा एक चीज ध्यान समझो, यहाँ पर देखो डिस्टेंस थोड़ी सी ज्यादा कवर कर रखी है, यहाँ पर देखो डिस्टेंस कम कवर कर रखी है, यानी कि दोनों के केस में डिस्टेंस का फर्क है, एरिया सेम है। यार बेसिकली लेंथ भी तो आ रहा है, इसका तो फर्क पड़ रहा है ना एरिया में। तो समझ पा रहे हो? इसकी लेंथ इतनी है, इसकी लेंथ इतनी है, तो एरिया तो सेम हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो अंतर है वो ध्यान समझना, जब कोई भी प्लेनेट सन के पास होता है उस समय पर उसकी स्पीड ज्यादा होती है, और वही प्लेनेट जब सन से दूर चला जाता है तो उसकी वेलोसिटी जिससे वो घूम रहा था वो क्या रहती है? कम रहती है। यानी कि इस समय पर आप कह सकते हो कि आपका a1 इज इक्वल्स टू a2, अगर मैं इसको a1 ले लेता हूं, इसको a2 ले लेता हूं, इसको a3 ले लेता हूं, ये तीनों इक्वल होंगे ओनली if t1 is equals to t2 is equals to t3, but in none of the case, even if this condition is being applied, v1 is not equal to v2 is not equal to v3, ये तीनों तो अलग ही होंगे। पूछा गया क्वेश्चन, ठीक है? समझ में आता है? सीधी सीधी बात साफ साफ समझ में आ रही है। अगर मेरे पास लेट्स से इसका टाइम t1 था, इसका टाइम t2 था, इसका टाइम t3 था, ये इक्वल है, बट मैंने आपसे कह दिया कि टाइम डिफरेंट है आपके पास, कि आपका टाइम t1 कुछ और है, आपका टाइम t2 कुछ और है, आपका टाइम t3 कुछ और है, यहाँ पे t1, यहाँ पे t2, यहाँ पे t3, तो क्या अब भी ये इक्वल एरिया स्वाइप करेंगे या इनके बीच में क्या रिलेशन होगा? तो आप लोग कहेंगे कि सर स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग एरियल वेलोसिटी हमारे पास कांस्टेंट रहती है, और अगर आप कह रहे हो एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है तो इस बात का मतलब आपका a1 अपॉन t1 का जो रेशियो आएगा वो हमेशा मेरे पास क्या रहेगा? वो कांस्टेंट आएगा। डजंट मैटर आपके पास फिर यहाँ पे टाइम क्या, ये रेशियो हमारे पास क्या आएगा? हमेशा कांस्टेंट रहेगा। स्टेटमेंट तो ये कह रही है, स्टेटमेंट तो ये कह रही है ना। अब मैं आपसे कहता हूं कि एक प्रूफ हो जाए तो मजा आ जाएगा।
तो सर कैसे, किस तरीके से आप बताना चाह रहे हैं? तो ठीक है, एक छोटा सा प्रूफ कर लेते हैं। हाँ, इसको मिटा दूं? अच्छा रुक जाएं, चलिए ठीक है, फिर यहाँ पे मैं कर देता हूँ छोटा सा प्रूफ। देखो, किसी भी एक पॉइंट को उठा लो, यहां से लेट्स से छोटा सा एंगल इसने कवर किया, छोटा सा, बहुत छोटा सा एंगल बता रहा हूँ, वही थीटा वाला अपना। लेट्स से यहाँ पे हमारे पास इसने कितना एंगल कवर किया, डी थीटा। इसकी रेडियस मैंने क्या मान ली, आर। जब मेरा प्लेनेट यहां से यहां पहुंचा बहुत छोटे टाइम में, मेरी बात समझना, एक्चुअल में कई जगह पर हमारे पास यहां पर जो है वेलोसिटी अलग करके और फिर 90 थीटा डिग्री का एंगल बना के किताब में दिया गया है, और कुछ जगह पर सीधा इसी को 90 डिग्री ले लिया है। गलत कोई भी नहीं है, इवन थीटा वाला ज्यादा एक्यूरेट है, लेकिन जो 90 वाले लिए हैं वो गलत नहीं है। 90 वाले क्यों गलत नहीं है मैं आपको समझाता हूँ। एक्चुअल में क्या है कि ये तुम्हें बहुत बड़ा माइक्रोस्कोपिक लेवल पे दिख रहा है, मैं कह के चल रहा हूँ बहुत छोटे टाइम के लिए, बहुत छोटे टाइम के लिए, समझो कितू सा टाइम था वो, ये पाथ स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। और अगर ये पाथ ऐसे स्ट्रेट लाइन हो गया ना, तो आपके पास यहाँ से तो रेडियस ये हो जाएगी, और यहाँ से ये जो हो जाएगा ये हाइपोटेन्यूस मान के चलो, तो ये बन रहा है 90 डिग्री का एंगल, क्योंकि वो पाथ स्ट्रेट लाइन की तरह ट्रीट करेंगे हम। तो यहाँ पे 90 डिग्री का लेके अगर मैं करूँगा तो भी गलत नहीं है, और मैं लेके थीटा एंगल को भी कर सकता हूँ तो भी गलत नहीं है, तो सीधे 90 डिग्री करते हुए केस आसान हो जाएगा। गलत कुछ नहीं है, इवन थीटा वाला ज़्यादा एक्यूरेट है, पर कोई सा भी चलेगा। वेल नाउ द थिंग इज कि आपके पास यहाँ पर डी थीटा है। अब ये बेसिकली मैंने क्या बना दिया था, एक ट्रायंगल जो कितने एंगल पे है, यहाँ पे डी थीटा के एंगल पर है, और ये वाली जो है इसने क्या किया है, इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, यही तो उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया। भाई ये जो डिस्टेंस है बेसिकली इतना सा है, ये तो मैं बड़े लेवल पे दिखा रहा हूँ, असली हकीकत तो ये है ना, ये एक छोटा सा स्ट्रेट लाइन पाथ है, ये छोटा सा क्या है हमारे पास, स्ट्रेट लाइन पाथ है। कोई डाउट है किसी को? चल सकते हैं आगे, ठीक है। तो अब इसकी वैल्यू कितनी आएगी, एंगल इज इक्वल्स टू आर्क अपॉन में रेडियस, तो आर्क जो है मैं इसको ds मान लेता हूँ, ds डिस्टेंस से ट्रैवल किया होगा, आर्क वही है, तो ds की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी बेटा, r टाइम्स ऑफ d थीटा। चलेगा, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। और ये जो डिस्टेंस है मेरे पास क्या है बेटा, r, और ये वाली डिस्टेंस मेरे पास क्या आ गई है, r टाइम्स ऑफ d थीटा। Can I use area of triangle here? What is area of triangle? 1/2 base into height. Yes, I can use this. Why? Because I am considering this a 90 degree triangle. तो मेरे पास हाइट है, प्रॉब्लम यही आ जाती है ना कि आपके मेरे पास यहाँ पे एक्चुअली क्या रहता है कि मैं ऐसे कर लूंगा ना, तो मेरे पास ये हाइट है ही नहीं, फिर मेरे पास ये तो बनेगा थीटा एंगल, और यहाँ से मुझे डालना पड़ेगा परपेंडिकुलर, तो केस थोड़ा सा है तो आसान, बस थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। तो वी कैन यूज दिस एज अ जनरलाइज्ड टर्म, ये ज़्यादा परफेक्ट है, अभी भी बता रहा हूँ मैं, लेकिन हम लोग कर सकते हैं इसे, ड्राइव करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। कमिंग बैक, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना होता है मेरे पास, 1/2 ऑफ बेस इंटू हाइट, r टाइम्स ऑफ r d थीटा, r टाइम्स इंटू r ऑफ d थीटा। तो ठीक है, ऐसा करता हूँ, तो 1/2 इंटू r टाइम्स ऑफ d थीटा, ठीक है। तो एरिया आपके पास कितना आ जाएगा, 1/2 r स्क्वायर टाइम्स ऑफ d थीटा। चलेगा, यहां तक किसी कोई डाउट है? पक्का, आगे चल सकते हैं। अब मेरे पास दोनों चीजों को क्या कर दूं, टाइम से डिवाइड कर दूं, भैया ये क्या आ जाएगा, एरिया अपॉन में टाइम इज इक्वल्स टू 1/2, मतलब dA/dt लिख सकता हूं इसे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो dA/dt इज इक्वल्स टू 1/2 r स्क्वायर, d थीटा अपॉन dt क्या होता है, ओमेगा। याद आ रहा है, सारा चैप्टर इसी पे करा था ये पिछला वाला, तो हमारे पास क्या आ गया, ओमेगा आ गया। अब एक काम कर देता हूं, इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय m कर देता हूं, चलेगा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से, तो बात तो बिल्कुल सेम है। मैं मल्टीप्लाई डिवाइड बाय m कर देता हूं, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, dA/dt इज इक्वल्स टू 1/2
एम आर स्क्वायर ओमेगा अपॉन में एम, ज्यादा होगा, एम आर स्क्वायर ओमेगा अपॉन में एम। क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट किसी को? सारा पॉइंट समझ में आ रहा है? ठीक है। अब ध्यान से देखना जरा, ये क्या है? एम आर स्क्वायर में एंगुलर मोमेंटम भाई आई टाइम्स ओमेगा, आई एम आर स्क्वायर है और ओमेगा हमारे पास, आई ओमेगा क्या होता है? एल के इक्वल होता है। तो आप कह सकते हो कि डी ए अपॉन में डी टी इज इक्वल टू 1/2 एम आर स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ? आई, और ओमेगा को मैं क्या लिख सकता हूँ? ओमेगा, एम आर स्क्वायर को आई और ओमेगा को मैं एल, तो टोटल मिलाकर मैंने एल लिख दिया। एम आर स्क्वायर ओमेगा को एल लिख सकता हूँ ना, एंगुलर मोमेंटम इज अपॉन में मेरे पास क्या बचेगा? 2m, तो l/2m। किसके बारे में बात चल रही है? सारी प्लेनेट के बारे में चल रही है। जब प्लेनेट घूमता है तो उसका एंगुलर मोमेंटम क्या रहता है? हमेशा कांस्टेंट, कांस्टेंट रहता है। थोड़ी आवाज तेज निकालो। हाँ तो पता पड़ना चाहिए ना कि बता रहे हो कुछ, मेरे को भी पता पड़ रहा है वैसे, वो भी धीरे धीरे। अच्छा, एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहता है, तो इसका मतलब ये चीज कांस्टेंट है। 2 का कांस्टेंट होगा, हमेशा कांस्टेंट होगा। 2 कब बदले जाएगा? 2 तो कांस्टेंट ही रहने वाला है, 2 कब बदलेगा? अच्छा, मास, प्लेनेट का मास क्या बदल रहा है? हाँ, पर वो चीज लेके मत आना, बदल रहा है, टू बी वेरी ऑनेस्ट बदल रहा है। वो चीज हम लोग बाद में डिस्कस कर लेंगे कभी अलग से क्लास में। बट मान के चलेंगे कि अर्थ का मास तो कांस्टेंट है, वो नहीं बदल रहा ना। हाँ अभी तो वैसे तो नॉर्मल केस में वो है, मास कांस्टेंट ही है ना बेटा, मास एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, चेंज नहीं हो रहा। ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, तो मैं कह सकता हूँ कि मेरा dA/dt क्या आ गया? मैंने पहले क्या बोला तुमसे? ये तो बोलना चाह रहा था। सेकंड लॉ ये कहना चाहता है कि आपकी जो एरिया वेलोसिटी है, dA/dt को एरिया वेलोसिटी बोलते हैं बेटा। ये आपके पास क्या आता है? कांस्टेंट, यानी कि द एरिया स्वेप्ट बाय अ प्लैनेट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज ऑलवेज इक्वल। ठीक है, इतना नोट कीजिए, फिर हम लोग थर्ड लॉ पे चलते हैं। तो बेटा आफ्टर एंडिंग विद सेकंड लॉ, फटाफट से आते हैं किस लॉ पे? थर्ड लॉ। थर्ड लॉ को हम लोग क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ, पता है किसी को? नहीं पता। थर्ड लॉ कहते हैं लॉ ऑफ पीरियड्स। बेसिकली टाइम के ऊपर डिपेंड बात कर रहा है ये। ठीक है, ये कहना चाह रहा है हमारे पास कि जो आपका टी स्क्वायर है, टाइम का स्क्वायर जो है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है r³ के। स्टेटमेंट बता देता हूँ पहले मैं तुम लोगों को, जो दिखना है हमें ये है। एक्चुअल में तो ये है कि टाइम पीरियड किसी भी प्लेनेट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। द स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड ऑफ अ प्लेनेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस। क्या बोल रहा हूँ? सेमी मेजर एक्सिस। क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि बेसिकली अगर मैं प्लेनेट को देखूंगा तो ये जो मेरा सेमी मेजर एक्सिस बना था, ये वाला याद है? मैं बताया था तुम्हें, ये मेजर एक्सिस होता है, ये वाला माइनर एक्सिस होता है। तो ये वाला जो, ये पूरा मेजर एक्सिस था, इसका आधा वाला पोर्शन मैंने क्या लिया था? माइनर एक्सिस। ठीक है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर मैं जो यहाँ पे डेरिवेशन कराने वाला हूँ आप लोगों को, वो सही नहीं है। सही इसलिए नहीं है क्योंकि मैं यहाँ पर मान के चल रहा हूँ कि मेरा जो प्लेनेट है वो किस में घूम रहा है? सर्कुलर पाथ, और मैं डेरिवेशन उससे कर रहा हूँ। लेकिन सच तो ऐसा नहीं है, सच तो ऐसा नहीं है, सच कुछ और ही है। सच क्या है? पाथ इलिप्टिकल है। और अगर मैं इलिप्टिकल पाथ की बात करूंगा तो एक्चुअल में जो मेरे पास इलिप्टिकल पाथ होता है, तो ये वाला डिस्टेंस जो मेरे पास a होता है और ये b होता है, राइट? वहां पे मेरे पास सेकंड लॉ का यूज होते हुए डेरिवेशन है। डेरिवेशन मुश्किल नहीं है, क्लास के जिन्हें पूछना है कोई बड़ी चीज नहीं है। यहाँ पर हमें जो मैथमेटिक्स है उनको तो पता है, बायो वाले बच्चों को दिक्कत होगी क्योंकि उन्हें एलिप्स का बेसिक फॉर्मूला नहीं पता, इक्वेशन नहीं पता, और मोर ओवर ए और बी में रिलेशन भी होता है एक। ठीक है, एलिप्स के ए और बी में रिलेशन होता है, वो सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। तो वो चीज़ें नहीं पता, इसलिए दिक्कत करेंगी। तो क्लास के बाद जो बच्चे हैं वो पूछ, लेकिन आपके जो स्कूल लेवल पे आएगा और जिससे आपका काम चल जाएगा वो मैं आपको बता रहा हूँ। अभी भी कह रहा हूँ सही नहीं है, सही वाली चीज़ क्लास के बाद पूछ लेंगे। ठीक है, तो सही इसलिए आ जाएगा कि लास्ट में रिजल्ट सेम आना है दोनों से। लास्ट में रिजल्ट क्या आना है? सेम आना है। और इवन एक बार जो क्वेश्चन पूछा गया था वो के पे पूछा गया था, वो के जो पूछा जाता है इसके से तो पूछा ही नहीं जाता, क्योंकि उन्हें पता है बच्चों ने ना तो पढ़ा होता, नाम जैसे टीचर ने पढ़ाया होता। मैं खुद कह रहा हूँ, क्या करें, आधे बच्चों को समझ में दिक्कत इसलिए आएगी कि रिलेशन नहीं पता। या तो मैं ऐसा करो कि डायरेक्ट रिलेशन बता के तो मैं बता दूँ कि बेटा ऐसे डेरिवेशन है, तो आप लोगों की चॉइस है, मैं करा दूंगा, अभी करा दूंगा। तो ठीक है, इसको करते हैं, फिर इलेक्ट्रिकली करा दोनों करा देंगे। ऐसे फिर डायरेक्ट रिलेशन लिखूंगा ये,
इसके बीच में डेरिवेशन नहीं कर सकता कि रिलेशन ऐसा कैसे है, ठीक है, डायरेक्ट रिलेशन लिख दूंगा। ओके, फटाफट से पहले इस चीज को समझना शुरू करते हैं। जब मेरे पास केस फर्स्ट आता है, जो हमारे पास क्या है, कंसीडर कर लेते हैं हमारे पास किस पाथ पे घूम रहा है, हमारे पास एक सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है। मेरा प्लेनेट अगर यहाँ पर सन है और इसके आसपास ऐसे चक्कर काट रहा है सर्कुलर पाथ पर, तो आपको एक चीज पता रहनी चाहिए, वो है 9th क्लास का यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। हालांकि अभी हम दोबारा से आएंगे इस पर। वो हमसे कहता था कि किसी भी बॉडी पे, दो बॉडी पे लगने वाली फोर्स जो ग्रेविटेशनल फोर्स हुआ करती थी, वो हम लोग दिया करते Gm1 m2 बाय r² से दिया करते थे, राइट। अब यहां पर मान के चलते हैं सन है, यहां पर मान के चलते हैं अर्थ है। अब अर्थ सन के चारों ओर चक्कर काट रही है, तो यानी कि यहां पर मेरे पास कोई ना कोई ग्रेविटेशनल फोर्स कम्स इनटू प्ले तो आ ही रही है। और अगर ये प्ले में आ रही है तो Fg बराबर G m e और बड़ा m लेते हैं, चलो m e और बड़ा m अपॉन में इनके बीच की डिस्टेंस हमारे पास क्या आ जाएगा, r² आ जाएगा, राइट। हमारे पास यही तो कहता था यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है। अभी आगे डिटेल में करेंगे, इसका टॉपिक वही है। तो मेरे पास अगर Fg इतना आ गया है, तो आप लोगों को ये पता है पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे घूमता है तो उसके पास एक फोर्स और आती है। जब कोई पार्टिकल सेंट्रीपिटल फोर्स, थोड़ा तेज बोला करो, हाँ, सेंट्रीपिटल फोर्स आती है बेटा उसके पास, और वो जो सेंट्रीपिटल फोर्स होती है वो मेरे पास इसी फोर्स की वजह से आती है। इनके बीच में ग्रेविटेशन होता है, तो पार्टिकल सेंट्रीपिटल पाथ पे घूम रहा है बेटा, वो जो अट्रैक्टिव फोर्स है उसी वजह से पार्टिकल सेंटर, ये मैंने आपको बोर मॉडल में भी बताया था। बोर मॉडल की जो लिमिटेशन, रदरफोर्ड की लिमिटेशन थी, वो इसने ऐसी तो कम करी थी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे घूमता है न्यूक्लियस के अराउंड। रदरफोर्ड की लिमिटेशन नहीं थी ना, जो घूमते घूमते चक्कर खा के उस पर गिर जाना चाहिए, पर ऐसा नहीं होता। वही तो है, यहाँ पे भी सेम बात है। इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है, वहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था, यहाँ पर जिस तरीके से वहां पे न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में होता था बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यहाँ पे दो मास के बीच में क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये वीकेस्ट फोर्स इन नेचर, ठीक है, चैप्टर 1 पढ़ाया था। अब यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, m e, क्योंकि घूम तो अर्थ ही रही है, उसका v² अपॉन में r, m e से m e चला जाएगा, m e से m e चला जाएगा। मुझे निकालना क्या है, t और r के बीच में रिलेशन। अब मेरे पास t तो अभी है नहीं, तो एक काम करता हूँ कि मैं इस अर्थ को एक चक्कर घुमा देता हूँ। उस चक्कर को हम लोग कहते हैं टाइम पीरियड। टाइम पीरियड जो इसका आता है वो क्या आता है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। बेटा यहाँ से चक्कर घूमेगी तो 2πr डिस्टेंस कवर करा होगा इसने, सर्कमफेरेंस के जितना डिस्टेंस सर्कमफेरेंस तक कवर किया होगा। और v क्या है, वेलोसिटी। अरे यार, स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम इज इक्वल डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा। ऐसे का देख रहे हो शक्ल, यहाँ से आया 2πr अपॉन v, ठीक है। अब यहाँ पर मैं अगर v की वैल्यू को पुट करना चाहूँ तो क्या मैं पुट कर सकता हूँ, तो आप कहिए हाँ सर, आप तो कुछ भी कर सकते हो, ठीक है, तो कर दो भाई। मैं थोड़ी कर रहा हूँ, अपने आप हो रहा है सब। देखो Gm/r रूट में मेरे पास आ रहा है, ठीक है। तो v इज इक्वल टू रूट Gm/r है, तो आप यहाँ पे कर दीजिए t इज इक्वल टू 2πr अपॉन में अंडर रूट Gm/r आ रहा है। किसी कोई दिक्कत नहीं। अब एक काम करता हूं, दोनों तरफ स्क्वायर कर देता हूं बाय स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। जब मैं दोनों साइड को स्क्वायर कर रहा हूं तो मेरे पास क्या हो जाएगा बेटा, यहां कर दूं t² इज इक्वल्स टू 4π² r² बाय Gm इंटू r हो जाएगा। क्लियर है। तो यहां पे मेरे पास क्या आ रहा है, t² इज इक्वल्स टू 4π² बाय Gm इंटू r³, ठीक है। और अगर मैं ये कह दूं t² इज इक्वल्स टू kr³, भाई इसको मैं कांस्टेंट देखो, 4π नहीं बदलेगा, g नहीं बदलेगा, m नहीं बदलेगा, कांस्टेंट हो गया ना ये। तो t² इज इक्वल्स टू kr³ और t² इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r³। यही तो मैं कहना चाह रहा था, यही तो बात कही थी। और जो पेपर में क्वेश्चन पूछ रहा है वो पूछ रहा है इस k की वैल्यू क्या होती है, इस k की वैल्यू क्या होती है। तो इस k की जो वैल्यू है आपके पास क्या आती है, 4π² बाय g, ठीक है। इतना नोट करो, फिर मैं जल्दी से दूसरा वाला मेथड बता देता हूँ, ठीक है। t² अपॉन r³ तो सॉरी
टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब एक मेथड से देख लिया, लेकिन असली फॉर्मूला मैंने आपको बताया था क्या था कि सर टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब। मैं पहले बोल रहा हूँ कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको थोड़ा सा पहले बोल रहा हूँ कि दिक्कत दे सकती, तो आपको वो अभी के लिए आगे आएंगी डेरिवेशंस, बट अभी के लिए आपको क्या करनी है, मेमोराइज करनी है। देखिए ये है कि आपके पास ये तो कहानी हम पढ़ चुके हैं, तो आप बड़े हो चुके हो, है ना, कि भैया ये एलिप्स है। अभी हमारे पास क्या था, ए था। लेट्स से हमारा सन इस बार यहाँ पर ये वाली पोजीशन क्या हो जाएगी उसकी, एपिलियन, और ये वाला पोजीशन हो जाएगी लेट्स से इसके क्या हो गया हमारे पास ए ई। ये चीज़ याद रखना कि ये ए ई है यार, ये सबस्क्रिप्ट में नहीं है, ऐसे नहीं है। अभी जो मेरे पास पीछे जो आप पूछ रहे हो वो आर क्या है बच्चा, ये ए प्लस ए ई के इक्वल। अगर मैं कहता हूँ ये डिस्टेंस एपोजी से लेकर इस सन से लेकर डिस्टेंस आर है, तो ये आर ए प्लस ए। अभी पीछे डेरिवेशन की ना, तो सभी सबस्क्रिप्ट में नहीं है, वो ऐसे है बेटा। वो ए ई इसके कोऑर्डिनेट्स थे जो मैंने बताया, दो सेंटर होते हैं, उसके कोऑर्डिनेट इसके होते हैं प्लस ए ई, इसके माइनस ए, दैट ऑल थिंग, ठीक है। तो ये आर आपके पास ये है, तो यहाँ से आप इवन आर ए भी लिख सकते हो, आर ए कॉमन लेकर 1 प्लस ई भी लिख सकते हो। तो जो वेलोसिटी वाला केस लिखा था उसमें भी आप जो है काम आराम से कर सकते हैं। अच्छा अब देखिए कहानी कुछ नहीं है, बहुत सिंपल सी है, बट हाँ एक कॉन्सेप्ट तो लगेगा आपका। यहाँ पे आ जाएगा आपके पास कैपिटल का सेकंड। कैपिटल का सेकंड लगा, कह रहा था हमारे पास dA बरा अपॉन में dt इज इक्वल्स टू L/2n। कैपिटल का सेकंड लगा कह रहा था। अब एरिया क्या होता है, एरिया सर्कल बताओ, पहले सर्कल बता दो। पाई आर स्क्वायर होता है, कैसे आता है, एक आर यहाँ लेते हो, एक आर लेते हो, पाई से मल्टीप्लाई करते हो, पाई आर इंटू आर ही करते हो। यहाँ पे यही कर दो, क्यों दिक्कत दे रहे हो। पाई लो, ए की डिस्टेंस ए हो गई और ए की डिस्टेंस बी हो गई, ये डिस्टेंस क्या हो गई आपके पास, बी हो गई। और ये जो वैल्यू है हमारे पास पाई ए और बी की, इसको आप आर आर मान लो यार, बात तो बराबर है। अरे यार ये आर आर हो गया, ये आर आर हो गया, ये तो हमारे पास क्या आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर की जगह आर इंटू आर, ये तो कहानी आ गई। अपॉन में dt की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, टाइम, dt की जगह टाइम, पूरा टाइम इंटरवल है भाई, इस प्लेनेट ने यहाँ से लेकर यहाँ तक चक्कर काटा है, तो हमारे पास पूरा टाइम पीरियड तो t हो गया। टी टाइम पीरियड आ गया, इसको आप इसके इक्वल रखेंगे एल। एल क्या था इस बॉडी का, वेलोसिटी इधर घूम रही, तो एम मास तो कुछ ना कुछ तो होगा इसका, तो आप कहेंगे सर एम वी आर अपॉन में 2n, इससे इसको उड़ा दो। अब आगे कुछ नहीं करना, आर के लिए तो मैंने निकाली रखी है v की वैल्यू, आपने अभी पीछे निकाली थी, बट रुको जरा सब्र करो, मैं बोल रखना कुछ चीजें आपको परेशान करेंगी इस टॉपिक में। इसमें जो टॉपिक में परेशान करेंगे बेटा, इस v की वैल्यू अभी के लिए आपको याद रखनी पड़ेगी। एक्चुअल में क्या है, दो पोजीशन है, एक जगह एक बार यहाँ पे वेलोसिटी आएगी, एक बार आपकी जब बॉडी यहाँ पहुंचेगी तब आपके पास वेलोसिटी आएगी। लेट्स से कि मेरे पास ये वेलोसिटी va मान ले और ये वाली वेलोसिटी v भी मान लो, इनमें बहुत ज्यादा अंतर नहीं आएगा। कैसे आएगा, क्या आएगा, मैं आपको पहले बता रहा हूँ। ये जब आप ग्रेविटेशनल पोटेंशियल पढ़ोगे ना, तब आपको आराम से समझ में आ जाएगा, लेकिन अभी नहीं आने वाला बेटा, ठीक है सर। अभी जो दिक्कतें आएंगी उसमें क्या है कि अभी के लिए आप याद कर लो, अभी के लिए याद कर लो बस। मैं ये नहीं कह रहा पक्का हो, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हो जाएगा तब आपका पक्का हो जाएगा, टेंशन नहीं ले यार, टेंशन जाएगा, टेंशन नहीं। अभी के लिए याद कर लो कि जो इसकी v की वैल्यू आती है, मैं ही भूल गया क्या, नहीं बेटा मजाक कर रहा था, एक्टिंग कर रहा था, ऐसे आती है gm अपॉन में a, ये इस इलिप्टिकल ऑर्बिट के लिए होगा, ठीक है। अब जब आपके पास अपोजिट पोजीशन होती है बेटा, तो इसके लिए आती है 1 माइनस e अपॉन 1 प्लस e। ये किस पॉइंट के लिए आ गई, एट पॉइंट a, अपोजिट के लिए। इसको पेरिजी ले लेता हूं, और पेरिजी नहीं, गलत बोल रहा हूं, पकड़ो मेरे को सर, ये पेरिजियन और एपिलियन करो आप, क्योंकि आपने सन सेंटर ले रखा है। हाँ रेफरेंस लिया नहीं था, अर्ध बोल दूंगा तो अरे सन था यार, मजाक कर रहा था, एपिलियन और पेरिजियन बोल, ठीक है। वेल पॉइंट ये है कि आपके पास v भी जब आप निकालोगे तो इसमें आ जाएगा आपके पास gm, कुछ नहीं करना तुम्हें, उल्टा करना है, उल्टा करना है भाई, उल्टा। उल्टा मतलब अबे वैसे वाला उल्टा नहीं, ये देखो इसको उल्टा, इसको नीचे, 1 प्लस ई अपॉन में 1 माइनस, ये भी हो जाता है, और कोई अंतर नहीं है बस। लेकिन हमें तो अभी ये चाहिए क्योंकि हम इस पॉइंट में निकाल रहे हैं ना, तो यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है, और आपने घर में जो जो काम करना है कर लेना। अब आप अपने आप कर लेना, ये चलो मैं ही कर देता हूँ। अच्छा एक 2 को इधर ले आओ, 2 इधर आ जाएगा, v की वैल्यू ये वाली पुट करनी है, तो ये वाली वैल्यू पुट करूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा बेटा, gm रूट पूरे पर है 1 माइनस ई अपॉन में a 1 प्लस ई, ये वैल्यू पुट कर दी। r की वैल्यू क्या है आपके पास, a टाइम्स ऑफ 1 प्लस ई, चलेगा दौड़ेगा, a से a उड़ जाएगा। अच्छा मैंने आपको कहा था कुछ चीजें आपको याद करनी पड़ेंगी, उनमें से हमारे पास जो एक चीजें याद करनी है उसमें से एक और रिलेशन है, वो रिलेशन ये है कि बेटा हमारे पास ये जो बी स्क्वायर यानी कि हमारा जो स्क्वायर है, इसकी अगर मैं बात करूंगा तो बी स्क्वायर बराबर आपके पास होता है ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर। तो यार बी स्क्वायर विल बी इक्वल टू ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर के इक्वल होता है बेटा। ये याद कर लो, मैंने पहले बोला था कि भाई ये डेरिवेशन थोड़ी सी ऐसी ऊपर रहती है, जैसे मैंने आपको आसान मेथड बता चुका था। वेल अब बाय स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, वही अपना बच्चा वाला खेल, 2 पाई का स्क्वायर कितना होता है
4 पाई स्क्वायर, अरे 2 का स्क्वायर 4 पाई का स्क्वायर, बस पास ना करो। b स्क्वायर की वैल्यू से डाल दो, b स्क्वायर की वैल्यू ये आ रही है ना, तो b के स्क्वायर की जरूरत नहीं है, डाल दो सीधे सीधे, यानी कि a स्क्वायर 1 माइनस e स्क्वायर अपॉन में t का स्क्वायर, ये किसके बराबर हो जाएगा, इसका भी स्क्वायर होगा, तो कितना आ गया 1 प्लस e का स्क्वायर इनटू ये रूट खुल जाएगा बस, बाकी तो क्या ही होगा gm। gm की फुल फॉर्म गंदे बच्चों गलत चीजें मत निकालना, ठीक है ना, गुड मॉर्निंग होती है a e, ठीक है। हाँ मुन्ना मैं समझ सकता हूँ तुम्हारी भावनाओं को, चलिए इधर आ जाओ, वापस आ जाओ, क्लास में आ जाओ, ये इस एक इससे ए काट दो बस। अब रुको जरा, ध्यान देखो जरा मेरी बात को, इस ए को इधर लेके आना, इस ए को इधर लेके आना, कितना बन जाएगा बेटा आपके पास, ये a क्यूब बन जाएगा, और ये क्या बन जाएगा 4 पाई स्क्वायर, है ना, और इधर क्या बच रहा है gm, इस gm को नीचे ले आओ, ये इधर बच रहा है gm। अब देखो बेटा है क्या कि ये 1 माइनस e स्क्वायर, इसको आप कैसे लिख सकते हो 1 का स्क्वायर माइनस e का स्क्वायर, और 1 का स्क्वायर माइनस e का स्क्वायर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बन जाएगा, जो कि a प्लस b a माइनस b बन जाएगा। इधर देखो ना यार, इसे 1 का स्क्वायर लिख दो, 1 का स्क्वायर नहीं होता है, तो 1 माइनस e स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b a माइनस b हो जाएगा। इससे ये काट सकते हो ना डायरेक्ट दोनों, यस सर। तो सिंपल gm आ जाएगा नीचे, ये किसके इक्वल हो जाएगा t स्क्वायर, इधर पहुंचा दो t स्क्वायर, अरे मुन्ना ये वैल्यू याद कर, और अभी पीछे वाली याद कर mv स्क्वायर अपॉन r वाली, ठीक है, सेम आई थी ना जब हमारे पास अभी पीछे वाली जो डेरिवेशन कर दी सर्कुलर मान के, तो बेटा उसमें तो हमारे पास ये तो कहा था t स्क्वायर इज इक्वल्स टू k a क्यूब, और यहाँ पर देखो बेटा फाइनल रिलेशन क्या आ गया, t स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r क्यूब, जो कि हमने पहले बोला था, r क्यूब नहीं a क्यूब। एग्जैक्ट जो मेथड है करेक्ट वाला वो हमारे पास ये है, ठीक है, और इसमें a हमारे पास क्या है बेटा सेमी मेजर एक्सिस। तो एक्चुअल डेफिनेशन है वो क्या है कि जो टाइम पीरियड है स्क्वायर, टाइम पीरियड का स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सेमी मेजर एक्सिस के क्यूब के, ठीक है। यहां से रिलेशन, अब बेसिकली ये चीज सर्कल के लिए भी वैलिड है, बट सर्कल की ये चीज जो हमने पीछे लिखी है वाली चीज, ये इसके लिए वैलिड नहीं है, इसका a और b डिफरेंस रहता है। ये छोटी सी डेरिवेशन थी। इसके बेस पे एक छोटा सा क्वेश्चन जो आपको मिलता है वो ये है, वो कहता है कि लेट्स से कि आपका टाइम पीरियड ऑफ जुपिटर, आपका टाइम पीरियड ऑफ जुपिटर आपको दे देगा 11.6 इयर्स, ठीक है, और आपसे कह रहा है कि अगर अर्थ मतलब एक प्लेनेट है जुपिटर, पता ही है ना, हाँ ऐसे क्या देखो, हीरो की बारिश होते चले जाने के लिए सन से चक्कर लगा रही है, सन से चक्कर लगा रही है, और उसका टाइम पीरियड है चक्कर लगाएगा पूरा 11.6 ईयर में वो एक चक्कर लगा पाती है, ठीक है। अब आपसे बोला गया अगर अर्थ की जो डिस्टेंस है वो उस ऑर्बिट की है, मान लो यहाँ पे अर्थ की बता रखा है और यहाँ पे कह रहा है कि ये जुपिटर, ये जुपिटर का हो गया अपना, ठीक है। ये आपसे कह रहा है कि अगर आपका जो रेडियस है अर्थ का वो दे रखा है 1.5 10 की पावर 11 मीटर, आपसे पूछा गया कि बताइए आपका जो रेडियस है ऑफ जुपिटर वो कितना होगा, तो आप कैसे करोगे, कैसे करेंगे बेटा, यही आ जाएगा, कोई बड़ी चीज नहीं है, हाँ क्योंकि आपको पता है टाइम पीरियड ऑफ अर्थ 1 ईयर है, तो आप इस फॉर्मूले को यूज कर लो, कहाँ है ये रहा, क्या करोगे t जुपिटर का स्क्वायर अपॉन t अर्थ का स्क्वायर, या ऐसे भी डायरेक्ट लगा सकता है यार, एक ही बात है तुम कैसे कर लो, इज इक्वल्स टू रेडियस ऑफ जुपिटर अपॉन में रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। आपको रेडियस ऑफ जुपिटर निकालना है, और क्यूब सॉरी माफ कर दो गलती हुई, आर जे निकालना है। अब यहाँ पे तुम्हें जे की वैल्यू दे रखी है कितना 11.6, अर्थ का होता है 1, यानी कि इसका स्क्वायर इज रेडियस ऑफ अर्थ कितने दे रखे हैं आपको, इनटू बोलो भाई 1.5 10 की पावर 11 इज इक्वल्स टू आर रेडियस ऑफ जुपिटर का क्यूब आ जाएगा, इसका स्क्वायर आ जाएगा, इसका स्क्वायर, तो इसका क्यूब इधर लेके आओगे 3/2 हो जाएगी इसकी वैल्यू, तो जो आपके पास फाइनल वैल्यू आ जाएगी आर जे की वो कितनी आ जाएगी 11.6 इंटू 1.5 10 की पावर 11 और इसकी पावर 3/2। सॉल्व करोगे तो यू विल गेट समथिंग 7.5 इंटू 10 की पावर 11 मीटर आपको सॉल्व करने पर मिल जाता है। और इस तरीके से इसके छोटे मोटे क्वेश्चन आते हैं, इतना करो नोट, ठीक है। फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।